आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं या मेरे चैनल के लिए नए हैं, वो कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले समय में मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। चलिए बिना समय ख़राब किए हुए हम आगे पढ़ाई की ओर चलते हैं। हम 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ व्यावसायिक अध्ययन की 8 यूनिट्स कंट्रोलिंग तक पढ़ चुके हैं। अब हम सेकंड बुक यूनिट 9 या चैप्टर 9 बिजनेस फाइनेंस आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है यूनिट 9 चैप्टर 9 व्यावसायिक वित्त बिजनेस फाइनेंस। चलिए सबसे पहली बात आती है कि व्यावसायिक बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त जिसे हम कहते हैं, व्यावसायिक गतिविधियों के हम इसकी बात कर रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसे व्यावसायिक वित्त कहते हैं। कहने का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमें जब पैसे की ज़रूरत होती है उसको बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। मतलब बिजनेस की आवश्यकता, बिजनेस का स्थापन, संचालन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बिजनेस में फाइनेंस की समय समय पे ज़रूरत पड़ती है। इसी को बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हमने फर्स्ट बुक में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, प्रबंध के बारे में पढ़ा। वो पूरी बुक ही प्रबंध पे थी। प्रबंध क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किसके द्वारा करा जाना है, इन सबको हम मैनेजमेंट या प्रबंध कहते हैं। और जब यही सारी की सारी बात फाइनेंस से रिलेटेड हो जाती है, वित्त से रिलेटेड हो जाती है, मतलब मैनेजमेंट को अगर आप वित्त के साथ जोड़ दें, पैसे का मैनेजमेंट ही व्यावसायिक वित्तीय प्रबंध या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अर्थात वित्तीय प्रबंध को व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले कोषों का प्लानिंग करना, उसको प्राप्त करना, उसको कंट्रोल करना और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना। मतलब पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से हम यूटिलाइज़ करेंगे, कहाँ से हम उसको अरेंज करेंगे और कहाँ हम उसको लगाएंगे और कैसे उस पर कंट्रोल करेंगे। यही सारी चीज़ें हैं हम बिजनेस फाइनेंस में जो है टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें पढ़ेंगे। और इसका उद्देश्य आवश्यकता से समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराना और उसको अनावश्यक वित्त को बचा कर भी रखना होता है। मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है ना कि खाली ये नहीं कि पैसे को अरेंज करना, हम अननेसेसरी जो खर्चे हैं पैसे के वो भी बचाएंगे, इससे लागत भी कम करेंगे। आइए अब व्यावसायिक वित्त के उद्देश्य पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पहला उद्देश्य धन संपदा को अधिकतम करना। किसी भी बिजनेस में बिजनेस फाइनेंस का उद्देश्य होता है जो भी हमारी धन संपदा है, जो भी हमारी वेल्थ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी हमारी कंपनी में शेयर होल्डर जो पैसे लगा रखा है जिन्होंने हमारी कंपनी में, उनके पैसे को, उनकी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ये बात आपको अभी क्लियर हो जाएगी। मान लो कि यदि श्री एक्स है कोई शेयर होल्डर, ABC लिमिटेड में 100 रुपये प्रति अंश 100 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं। 100 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, तो कितने के हुए? 10,000 के। तो उनकी वेल्थ 10,000 रुपये हुई। दिस वन। कुछ समय के बाद अंशों का बाजार मूल्य बढ़ गया, जो शेयर 100 रुपये का था वो 130 रुपये का हो गया, तो 30 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। तो 100 × 130 13,000 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि उनको 3,000 रुपये का क्लियर कट फ़ायदा हो गया मार्केट रेट से। और यदि उनका प्राइस जो शेयर्स का है बाजार मूल्य गिर के 90 रुपीज़ रह जाए, कम हो जाए, तो उन्हें 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि उनकी वैल्यू 190 9,000 रुपये रह गई, पहले 10,000 रुपये थी। तो इसको हम इस एग्जांपल से हम बिजनेस फाइनेंस को समझ सकते हैं। तो किसी भी शेयर होल्डर की जन संपदा को अधिकतम करना व्यावसायिक वित्त का मुख्य उद्देश्य है। और अन्य उद्देश्य भी हैं। तरलता बनाए रखना, लिक्विडिटी बनाए रखना। लिक्विडिटी क्या होता है कि जब समय पे आपको पैसे चाहिए, आप अपने शेयर बेच के तुरंत पैसे अवेलेबल करा सकें। लिक्विड फॉर्म में पैसे को रखना ही लिक्विडिटी कहलाता है। तो जो हमारा फंड है वो गलत जगह भी ना लगे और जब हमें जरूरत हो वो कैश में भी कन्वर्ट हो जाए, इसको लिक्विड कहा जाता है। कोषों का उचित उपयोग ताकि वे अपव्यय से बच सकें। कहने का मतलब है बिजनेस फाइनेंस में ये भी आता है कि पैसे का गलत यूज़ नहीं करना, गलत जगह नहीं फंसाना। अगर हम गलत जगह यूज़ करेंगे, गलत जगह पैसा फंसा देंगे, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी सही जगह पर हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जोखिम को न्यूनतम करना, मिनिमाइज दी रिस्क। कोषों को व्यवसाय में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि प्रॉफिट तो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जोखिम कम से कम हो।
अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम ना, वित्तीय निर्णय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप इसको। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आप ध्यान से सुनेंगे और इस पूरी वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वित्त संबंध 3 तरह के, किसी भी बिजनेस को 3 तरह से डिसीजन लेने पड़ते हैं। नंबर 1 होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। नंबर 2 पे होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और नंबर 2, ये नंबर 2 है आपका, और नंबर 3 पे होंगे आपके डिविडेंड डिसीजन। और इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई जाए तो इनकी शॉर्ट फॉर्म बनती है FID। किसी भी बिजनेस को ये 3 डिसीजन बहुत अच्छे से लेने पड़ते हैं। F से फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन, I से इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसे हम निवेश निर्णय भी बोलते हैं, और तीसरा D से डिविडेंड डिसीजन। FID ये आप अच्छे से याद कर लेना जो कॉन्सेप्ट है, FID ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे वित्त है, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें कैपिटल बजटिंग, इसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी 2 होते हैं, ये भी पढ़ेंगे, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और तीसरे लाभांश का बंटवारा और संचिता है, ये भी पढ़ेंगे हम। चलिए अब थोड़ा सा वित्त संबंधी निर्णय में हम चलते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद, थोड़ा आगे चलते हैं। वित्तीय नियोजन क्या होता है और पूंजी ढांचा क्या होता है, इसे ध्यान से समझें। कुल आवश्यक कोषों का अनुमान लगाना, वित्त के विभिन्न स्रोतों की पहचान करना। वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये वाली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, सबसे पहले फाइनेंस कहाँ से आएगा ये सोचना, हम सोर्सेज कहाँ से लाएंगे फाइनेंस के, ये। और दूसरा उनके सोर्सों को पहचानना। और दूसरा होता है कैपिटल बजटिंग, यह डिसीजन लेना, सेकेंड वन जो ये है, यह डिसीजन लेना कि किस सोर्स से कितना पैसा हमें चाहिए, हम कहाँ लगाएंगे इसको। और वित्त के स्रोत कौन से होते हैं, ये रहे वित्त के स्रोत। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेप्ट, इक्विटी और डेप्ट, इसको बोलते हैं इक्विटी, इसको बोलते हैं डी से डेप्ट। और किसी भी बिजनेस को ये डायग्राम देखें अगर आप, नंबर 1 पे इक्विटी दिस वन और नंबर 2 पे डेप्ट दिस वन। किसी भी बिजनेस को अगर पैसा लगाना है तो उसको ये देखना पड़ता है, एक कॉम्बिनेशन, एक ऑप्टिमम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है इक्विटी का और डेप्ट का, डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों का, इसे हम कह सकते हैं डेप्ट प्लस इक्विटी, दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है यहाँ पर, खाली एक से बात नहीं बनेगी। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा इसके बारे में। प्रथम पद वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, व्यवसाय के लिए कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाने तथा कोषों के स्रोतों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही फाइनेंशियल प्लानिंग, अब आ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं। एक प्लानिंग हमने फर्स्ट बुक में पढ़ी थी, नियोजन, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तो ये सब प्लानिंग में आता है। लेकिन जब पैसे से रिलेटेड प्लानिंग होती है कि पैसे कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ यूटिलाइज होएगा, बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका कहाँ कर सकते हैं, उसको बिना ख़राब किए कहाँ हम लगा सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ रही है हमारे पास पर्याप्त कोष है नहीं, इस सब को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। मेन होता है बिजनेस का में कोषों का अनुमान लगाना और उसके स्रोतों को निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। मतलब फाइनेंस के बारे में प्लानिंग करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। और इससे हमें वित्तीय नियोजन के वित्त के विभिन्न स्रोतों की जानकारी, सही स्रोत का चयन, वित्तीय योजनाओं की नीतियों का क्रियान्वयन, ये सब इससे जुड़ी होती हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। पहला है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कहाँ कहाँ पैसे की ज़रूरत है, हमारे उद्देश्य कहाँ, वित्तीय उद्देश्य कहाँ कहाँ हम पैसे लगा सकते हैं, ये सब देखना पड़ता है हमें। फिर हम वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद हमें देखना पड़ता है, अब ये भी 2 तरह के होते हैं वित्तीय उद्देश्य अगर देखा जाए तो, दीर्घकालीन और अल्पकालीन, क्योंकि बिजनेस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन 2 तरह के लिए पैसे की जरूरत होती है। दूसरा है वित्तीय नीतियों व निर्णयों का निर्माण। थर्ड है वित्त के वैकल्पिक स्रोतों का विकास, हम देखेंगे कहाँ कहाँ से सोर्सेज ले सकते हैं, शेयर कैपिटल से कितना, डिबेंचर से कितना, प्रेफरेंस शेयर से कितना, बोरोइंग लोन लेके कितना, अन्य सोर्सेज से कितना, ये सब देखना पड़ता है। वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगाना, जितनी भी वित्त की आवश्यकता है उसका पूर्व अनुमान लगाया जाता है, सबसे अच्छे विकल्प का चयन किया जाता है। उसमें ये देखना चाहिए हमारी कॉस्ट कम आए और हम आराम से उसको चुका सकें अगर हम उधार लेते हैं तो। और लास्ट वित्तीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह से वित्तीय नियोजन होता है, एक अल्पकालीन है, ये रहा नंबर 1 अल्पकालीन, और नंबर 2 दीर्घकालीन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 होता है। किसी भी बिजनेस को पैसे की जरूरत है तो शॉर्ट टर्म के लिए पड़ेगी या लॉन्ग टर्म पड़ेगी। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है मैक्सिमम 6 मंथ, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 6 मंथ या 1 ईयर, 6 मंथ
या 1 ईयर, इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन आवश्यकता। तो दोनों के लिए ही बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब वित्तीय विजन का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सबसे पहले सही समय पर कोषों का अनुमान, अगर हमारे पे बिजनेस प्लानिंग हम जो करते हैं क्यों कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदा है? सही समय पर कोषों की आवश्यकता का अनुसार उपलब्धता को सुनिश्चित करा जाता है। इसमें मीन्स जब हमें फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरा, हम इसमें अननेसेसरी फर्म के जो फंड है उसमें वृद्धि नहीं करते हैं, जब हमें चाहिए होता है तभी यूज़ करते हैं। वित्तीय प्लानिंग वित्त कार्य को सही तरीके से नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ प्रदान करते हैं इसमें हम। नंबर 4, वित्त व्यवस्था को लागत न्यूनतम संभव स्तर पर रखी जाती है, कोशिश किया जाता है कम से कम कॉस्ट पे पैसा हमारे मिल जाए हमें। वित्तीय नियोजन नियंत्रण का आधार है, कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो पहले वित्तीय प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, और जितना भी कैश फ्लो है और कैश का आना जाना, ये सब जो संतुलन है फाइनेंशियल प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग। सेकंड है दिस वन, कैपिटल बजटिंग। ये क्या होता है कैपिटल बजटिंग? यह डिसीजन लेना कि दीर्घकाल में या दीर्घकालीन स्रोतों में कितना धन हमें लगाना है, दीर्घकालीन में हमें कितना धन लगाना है। और दीर्घकालीन स्रोतों के मुख्य स्रोत होते हैं शेयर होल्डर फंड और बोरोड मनी, दो तरह से, या तो आप शेयर होल्डर फंड से पैसा इकट्ठा करेंगे दीर्घकालीन के लिए, या बोरोड मनी से करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर आप डेप्ट ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक निश्चित दर से इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, चाहे उस पैसे को आप यूज़ करें चाहे ना करें, चाहे बिजनेस को लाभ हो या ना हो। डेप्ट कैपिटल थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बड़ा सोच समझ के लिए जानी चाहिए। या तो फिर इक्विटी शेयर से इशू कर सकते हो, या आप डेप्ट कैपिटल से इशू कर सकते हो। दो तरह कैपिटल इशू करने के तरीके होते हैं। लेकिन एक अनुकूलतम कैपिटल स्ट्रक्चर संरचना वो होती है जिसमें डेप्ट और इक्विटी, जो मैं बता रहा था पीछे अभी, डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों का इक्विलिब्रियम सही होता है, मतलब दोनों ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल लीवरेज भी इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये आप रेशो के चैप्टर में भी पढ़ेंगे अकाउंट्स में। अब हम पढ़ रहे हैं वित्त संबंधी निर्णय या पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले है, इसे बोलते हैं समता पर व्यापार, ट्रेड ऑन इक्विटी। क्या कॉन्सेप्ट है ये? ट्रेड ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार, मतलब ट्रेड ऑन इक्विटी क्या होता है? समता पर व्यापार से आशय समता अंशधारियों द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि का होना है। आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, वो कितना लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसी को ट्रेड ऑन इक्विटी कहा जाता है, जिसके कारण स्थायी वित्त व्यय जैसे ब्याज की मात्रा को परीक्षित रखा जाता है। और ये ट्रेड ऑन इक्विटी तब होता है जब आय की दर उस लागत से अधिक होती है जिस पर कोषों को उधार लिया जाता है। आपने डेप्ट कैपिटल लेके पैसा लगाया और शेयर होल्डर को इनकम उससे ज़्यादा हो रही है, तो ये आप माना जाएगा कि वो ट्रेड ऑन इक्विटी कमा रहे हैं, जिससे उनकी प्रति अंश उच्च दर से लाभांश प्राप्त होता है, क्योंकि उससे शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी एक्स है, एक कंपनी वाई है, एक कंपनी जेड है, तीन कंपनीज हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने कितने लगा रखे हैं? 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। एक्स कंपनी ने 10 लाख, वाई कंपनी ने 5 लाख और जेड कंपनी ने 2 लाख रुपये, 2 लाख जो है रुपये लगा रखे हैं इक्विटी शेयर में, जो 10 रुपये का एक शेयर वैल्यू थी, फेस वैल्यू। अच्छा, जो जेड कंपनी है, थर्ड वाली कंपनी है, इसने 3 लाख रुपये किस में लगा रखे हैं? प्रेफरेंस शेयर 12% वाले में, जिनका 10 रुपये फेस वैल्यू है। और इसी जेड कंपनी ने डिबेंचर से भी पैसे इकट्ठा कर रखा है, जो कि 10% है। डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन, जिसे आप जानते हैं कि नहीं जानते तो कभी डिबेंचर के बारे में तसल्ली से बात करेंगे तब बताएंगे। तो डिबेंचर, इस कंपनी ने अगर 5 लाख रुपए डिबेंचर के तौर पे ले रखे हैं, तो इस कंपनी को 5 लाख पे 10% 50,000 रुपये इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी इसको यूज़ करे ना। ये एक डेप्ट कैपिटल है। टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया इस कंपनी का? तीनों का 10-10 लाख रुपये, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब EBIT बोलते हैं इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 25% है। आप एक 10 लाख का 25% निकालेंगे, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, तीनों पे 2.5 लाख 25% आ गया। ऋणों पर ब्याज, क्योंकि पहली वाली कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर ले गया था, इसको कोई ऋण नहीं देना, कोई ब्याज नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कुछ नहीं था। इसने प्रेफरेंस शेयर इशू करते बी वाले, तो इसको कितना हो गया प्रेफरेंस शेयर का? 50,000। ठीक है, ये 50,000 कैसे निकाला है अभी बताते हैं आपको। और फिर जो अगला है ऋणों पर ब्याज, इसको कितना देना है? 5 लाख का 10% 50,000। तो दोनों को 50,000 हो गया, क्योंकि दोनों ने प्रेफरेंस शेयर भी ले रखे थे उसने, और
ये जो 5 लाख था इसका 10% और ये जो 5 लाख था इसका 10%, दोनों 5 लाख का 10%, ये 50-50 हज़ार इंटरेस्ट है, क्योंकि दोनों कंपनी ने डिबेंचर ले रखे थे, वाई कंपनी ने भी और जेड कंपनी ने भी। एक्स ने सिर्फ शेयर्स, वाई ने इक्विटी शेयर और डिबेंचर, और जेड ने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर तीनों ले रखे थे। तो ये जो ऋणों पर ब्याज था इंटरेस्ट ऑन जो डिबेंचर ही है ये 50-50 हज़ार रुपये, और ब्याज के पश्चात करों से पहले आए, EBIT बोलते हैं इसे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कितनी है, ये 2,50,000, ये 50,000 इंटरेस्ट वाला घटा दिया, ये 50,000 इंटरेस्ट वाला घटा दिया, इसको 2.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, माइनस 40% टैक्स लग गया इस पर। टैक्स निकालेंगे, 2500 का 100, 1 लाख रुपये टैक्स ये हो गया, और 80,000 ये हो गया, 80,000, 2 लाख का ही है ये भी। और उपलब्ध कितने हो गए, समता हुआ प्रेफरेंस शेयरधारियों के लिए उपलब्ध कितने आपके पास, 1.5 लाख, 1,20,000, 1,00,000, ये घटाने के बाद 40% जब टैक्स घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 1.5 लाख, 1,20,000 और 1,20,000। प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड था वो 36,000 रुपये था, जो 12% था, हमने वो निकाल लिया। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिला, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला 1.5 लाख, 1,24,000 और 84,000, और इनकी संख्या कितनी है, 1,50,000 और 20,000। और प्रति अंश आय कैसे निकाली है, इनको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके निकाल दिया हमने। 1.5 रुपया, 2,40,000, 2 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 4,20,000। तो ट्रेड ऑन इक्विटी के कारण कंपनी जेड की जो पर शेयर इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, 4 रुपये 20 पैसे है, जबकि कुल पूंजी और कुल आय दोनों कंपनियों की एक जैसी थी। तो ये थोड़ा सा ट्रेड ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, कभी किसी दिन तसल्ली से डिटेल में बात करेंगे। अब आगे चलते हैं हम। सेकंड है रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो पोजीशन। किसी भी बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन का अगर अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो आसानी से वो लोन ले सकती है और आसानी से वो ब्याज दे सकती है। कैश ज़्यादा आता है, ज़्यादा इनकम कमाते हैं। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसके द्वारा यह देखा जाता है कि ब्याज या कर काटने से पहले लाभ की मात्रा ब्याज से कितने गुना अधिक है। इसको निकालने का तरीका होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इतना इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो, कभी तसल्ली से टेक्निकल हम बात करेंगे बाद में। निवेश पर आय, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यदि ब्याज की दर से निवेश पर प्राप्त आय की दर अधिक होती है तो ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्ति अधिक लाभदायक होगी। आपकी इनकम ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो आप आराम से एक अच्छा कमा के निवेश पे दे सकते हैं, आपको इनकम हो जाएगी। परिवर्तन लागे, इसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या होती है, किसी भी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इन सबको इशू करने में जो कंपनी का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रोस्पेक्टर की छपाई, ये जो सारे अभी ओपन अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारे जो खर्चे आते हैं, मतलब शेयर इशू करने पे जो खर्चे आते हैं उन्हें फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं। जिस कंपनी की फ्लोटिंग कॉस्ट जितनी ज़्यादा होती है वो उस हिसाब से अपना फाइनेंस मैनेज करती है। फिर है कंट्रोलिंग, यदि वर्तमान अंशधारी कंपनी को अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं तो ऋणों के माध्यम से कोष प्राप्त किए जा सकते हैं। ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए हमें डेब्ट कैपिटल लेनी पड़ती है। और इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है, प्रबंध का नियंत्रण थोड़ा ढीला हो जाता है। कर दर, टैक्स का रेट, ऋण पर ब्याज कर को कम करने वाला व्यय है। कर की ऊंची दरें ऋणों को अपेक्षाकृत सस्ता करती हैं। अगर ज़्यादा रेट है तो क्या होगा, फिर आपका जो ऋण है वो कम हो जाएगा। लागत, कॉस्ट, विभिन्न स्रोतों से कोष प्राप्त करने के लिए लागतें अलग अलग होती हैं। जो सबसे कम आपकी जिसमें कॉस्ट है पैसे को मैनेज करने के लिए, फाइनेंस को लेने के लिए, वही यूज़ करनी चाहिए। जोखिम, रिस्क अलग अलग तरह से अलग अलग होते हैं। उधार वाले में ज़्यादा रिस्क होता है, इक्विटी में कम होता है, क्योंकि उधार वाले का जो इंटरेस्ट भी देना है और लौटाना भी है। लेकिन इक्विटी वालों का तो जब तक चल रही कंपनी, जब तक बाइंडिंग कंपनी होगी, आपको जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम में कई बार नहीं दी जाती। वित्त व्यवस्था की अवधि, स्थायी संपत्ति के लिए समतांशों को जारी करना चाहिए। जितना ज़्यादा लंबा समय के लिए आप पैसा लेते हैं उतना ज़्यादा फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर उधार से ले रहे हैं। और दीर्घकालीन मध्यकालीन आवश्यकताओं के लिए हम डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं। बाकी लंबे समय के लिए चाहिए तो फिर इक्विटी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो ये पहला डिसीजन था। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन FID पढ़ रहे हैं हम। FID पढ़ा था ना, एक FID, ये फाइनेंस वाला था, ये इन्वेस्टमेंट है, ये डिविडेंड डिसीजन है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसका संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए, कितना दीर्घकाल में किया जाए, कितना अल्पकाल में किया जाए। और दीर्घकाल में हम हमेशा कैपिटल बजटिंग निर्णय भी कहा जाता है दीर्घकाल को, ठीक है।
दीर्घकाल में बड़ी मात्रा लगती है, बार बार हम चेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए बड़े हिसाब से काम को करना चाहिए। कार्यशील पूंजी भी यूज़ की जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, वो अलग है। अब हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। कैपिटल बजट का मतलब होता है कैपिटल बजटिंग। हमारा जो कैपिटल बजट होगा, कैपिटल का स्ट्रक्चर होगा, कितना पैसा हम इक्विटी में लेंगे, कितना हम ऋण के तौर पे लेंगे, इसको ही कैपिटल बजटिंग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर से डिपेंड करता है आप कैपिटल कम लेंगे या ज़्यादा लेंगे। पहले आपकी जो परियोजना है उसका कैश प्रवाह, विभिन्न परियोजनाओं के जीवन काल के दौरान उनके क्रमानुसार प्राप्त होने वाली कैश तथा उस पर किए जाने वाले रोकड़ व्ययों के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, पहला ऑफर है आपका, दूसरा है, तीसरा है कि निवेश के जीवन में शुद्ध कैश कितना आएगा। मान लो इन्होंने 50 लाख, पहले वाले ने लगा कि हम 50 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, फिर 7 लाख, फिर 2 लाख। इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया कि पहले 50 लाख 10 वर्ष के लिए लगवाएंगे हम, 7 लाख भी 10 वर्ष के लिए, और ये भी 10 लाख। तो डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से हमें परियोजना का कैश फ्लो देखना पड़ता है। आय की दर, रेट ऑफ इनकम। आय की दर किसी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उससे प्राप्त होने वाली आय और उसमें जितना जोखिम है, उन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि पहले में क्या है, नंबर प्रस्ताव संख्या 1 में प्रतिफल दर में निवेश के जीवन काल में कुल प्रतिफल अपॉन प्रारंभिक निवेश। ये जो एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, इसमें आपको रिटर्न कितनी मिल रही है और आपने निवेश कितना लगाया है। जैसे इसमें आई 13% इंटू 100, 13% आया ये। दूसरे में आया 24%, तीसरे में आया 15%। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। मान लो 50 लाख 10 वर्ष के लिए लगा के हमें 13% मिल रहा है, 7 लाख 10 वर्ष के लगा के हमें 24% मिल रहा है, और 2 लाख 10 वर्ष के लगा के 15% मिल रहा है। सबसे अच्छी रिटर्न हमें किस में मिल रही है, 24% सेकेंड वाले इस ऑप्शन में मिल रही है। इसमें पैसे भी 7 लाख रुपये लगाने पड़ रहे हैं, और रिटर्न जो आपको है वो कब मिल रही है आपको, वो 10 वर्ष के अंदर आपके पैसे जो हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न मिला है 24% के हिसाब से। तो कोई भी इसी ऑप्शन में लगाना चाहेगा। और निवेश कसौटी देखी जाती है इसमें कि हम बजटिंग तरीकों के आधार पर देखते हैं कि सब चीज़ें, कि निवेश की राशि कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, जोखिम कितना है, कैश फ्लो कितना है, इन सबको कैलकुलेशन करके देखा जाता है कि जिसमें जोखिम कम से कम हो वहीं हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ये है फिक्स कैपिटल। क्या हम पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल। क्या होती है फिक्स कैपिटल, दिस वन। फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल होती है कि एक बिजनेस में दीर्घकाल में जहाँ जहाँ लॉन्ग रन में आप अपने फाइनेंस को लगाएंगे उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने ज़मीन खरीदी, आपने फिक्स रेंट दे रहे हैं, आपने शॉप रेंट पे लिया है, तो अपना जो एक फिक्स रेंट जा रहा है आपका वो दे रहे हैं। तो एक दीर्घकाल के लिए कितना पैसा आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में लगाएंगे, फिक्स कैपिटल में लगाएंगे, फिक्स कैपिटल उसको हम स्थायी पूंजी बोला जाता है। और वो क्या होता है अभी हम पढ़ रहे हैं। और आगे, दीर्घकालीन संपत्तियों में किए गए निवेश को स्थायी पूंजी कहा जाता है, जो एक लंबे समय तक प्रयोग की जाएंगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मान लो आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, दुकान रेंट पे ली, तो ये फिक्स है, आपको ये चाहे यूज़ करे ना करे ये चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी। इसको स्थायी पूंजी या फिक्स कैपिटल बोला जाता है। इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं ये हम पढ़ते हैं। और जो फिक्स कैपिटल होती है उसके निर्णय को बार बार नहीं बदला जा सकता। नंबर 1, व्यवसाय की प्रकृति। एक बिजनेस उपक्रम में फिक्स एसेट कितनी होगी, मशीन्स कितनी होंगी, संयंत्र कितने होंगे, प्लांट्स कितने होंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको ज़्यादा, बिजनेस का नेचर पर डिपेंड करता है, ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, जबकि एक व्यापारिक उपक्रम में कम चाहिए, और छोटा बिजनेस है तो और कम चाहिए। तो बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि बिजनेस की प्रकृति कैसी है। ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, कम है तो कम चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को छोड़ो तो फिक्स कैपिटल भी बदल जाएगी, कम या ज़्यादा जिस हिसाब से होगी। संक्रिया का मापदंड, बड़े स्तर पर कार्य करने वाले संगठन, छोटे स्तर पर कार्य करने वाले, तो दोनों में डिफरेंस होगा। बड़े स्तर पर जो काम कर रहे हैं उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जो छोटे पे कम रहे हैं उन्हें कम चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए जन उपयोगन प्रतिष्ठान जैसे रेलवे को बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, जबकि एक छोटे को, कोई बिजनेस है या फर्म है, उसको कम चाहिए। तकनीकी विकल्प, 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं और लेबर इंटेंसिव होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती हैं, अगर जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है, मैन पावर कम लगती है। और श्रम प्रधान होती है, इसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है, और जैसे हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर्स है, इसमें श्रम प्रधान तकनीक ज़्यादा यूज होती है। हमें टेक्निक्स तो कम चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए। तो डिपेंड करता है, अगर आप ये कैपिटल वाली चूज़ कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लेनी पड़ेगी।
फिर फोर्थ है तकनीकी उत्थान, जहाँ पर ऐसे उद्योग हैं जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, तो वहाँ ज़्यादा सही कैपिटल चाहिए, और जहाँ कम होती है वहाँ कम चाहिए, यहाँ चेंज ज़्यादा नहीं होते। विकास प्रत्याशा, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी विकास योजनाएं हैं, उच्च विकास योजनाएं हैं जो अधिक कैपिटल मांगती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चाहिए, और नहीं है तो कम चाहिए। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, यदि कोई कंपनी डाइवर्सिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाती है तो उसको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। और वित्त व्यवस्था विकल्प, जब एक फर्म स्थायी संपत्तियों को पट्टे पर लेती है, लीज पर लेती है, किराए पर लेती है, तो उसको किराए पर ज़्यादा देती है, ऐसे में स्थिति जो फिक्स कैपिटल हो ज़्यादा चाहिए। सहयोग का स्तर, कुछ बिजनेस आपस में मिलजुल कर एक दूसरी सुविधाओं को आपस में बांटते हैं, तो उसमें कम चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा चाहिए। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्किंग कैपिटल। कौन सा आ रहा है ये? वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। एक बिजनेस में फिक्स कैपिटल मैंने आपको समझाई क्या होती है कि आपने लॉन्ग रन के लिए जितने भी आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, फिक्स टेलीफोन का रेंट जा रहा है, ये सारी फिक्स कैपिटल हो गई। लेकिन जो रोज़ के खर्चों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होती है, दिन प्रतिदिन के खर्चों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होती है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, रोज़ का आपकी फैक्ट्री में रोज़ का रॉ मटेरियल रोज़ आता है, उनके चाय कॉफ़ी पे जो खर्च होता है, रोज़ सफाई पे जो खर्च होता है, रोज़ मशीनों में जो मटेरियल डलेगा, ऑयलिंग डलेगा, ये सब चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आती है। तो वर्किंग कैपिटल वो है जिसके माध्यम से रोज़ की संचालन क्रियाओं को ठीक ढंग से चलाने के लिए बिजनेस को ज़रूरत होती है। स्थायी संपत्तियों में निवेश के अलावा प्रत्येक बिजनेस को चालू संपत्तियों में भी निवेश बहुत जरूरी करना होता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये वर्किंग कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आपने गाड़ी तो खरीद ली, एक गाड़ी खरीद ली, वो फिक्स कैपिटल है, फिक्स इन्वेस्टमेंट एक तरह से, लेकिन उसको चलाने के लिए या मेंटेन करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास मेंटेन करने के लिए उसका जो ग्रीसिंग ऑयलिंग है या जो सर्विस है वो कराने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल भी दो तरह की होती है, बता रहे हैं आगे। एक तो होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ एक डिफरेंस दे रखा है दोनों में, बड़ा ध्यान से देखें। अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये आप रेशियो चैप्टर में पढ़ेंगे। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी अगर निकालनी है तो उसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में डिफरेंस। ये रहा फिक्स कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल। आप समझ गए होंगे फिक्स कैपिटल क्या होती है। वो होती है जो बिजनेस में फंसी रहती है, फिक्स कैपिटल होती है, एक बार लगा के लंबे समय तक यूज़ करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ये लगातार वर्किंग है, तो उसका नाम भी है, घूमती रहती है लगातार। स्थायी पूंजी का उपयोग, उद्देश्य स्थायी पूंजी का उपयोग स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए होता है। फिक्स कैपिटल का यूज़ फिक्स एसेट्स को ही परचेज करने में होता है, जबकि वर्किंग कैपिटल का प्रयोग करंट एसेट करंट लायबिलिटी को यूज़ करने में किया जाता है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला ही वर्किंग कैपिटल होता है। या डे टू डे के खर्चों के लिए जो यूज़ होती है वर्किंग कैपिटल होती है, जबकि फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो यूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के लिए ही यूज़ होती है, और जबकि ये फिक्स एसेट को खरीदने के लिए होती है। मुख्यतः स्रोत शेयर, डिबेंचर, रिजर्व फिक्स कैपिटल के मुख्य स्रोत हैं ये रहा, जबकि वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक जमाएँ, ये सब वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज हैं। फोर्थ, वर्किंग कैपिटल जो है उसकी आवश्यकता शॉर्ट रन के लिए होती है, 6 महीने तक के लिए या अल्पकाल के लिए होती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की दीर्घकाल के लिए होती है। अब हम इसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व, व्हाट आर द फैक्टर्स हु अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। व्यवसाय की प्रकृति, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल कहाँ चाहिए और कम वर्किंग कैपिटल कहाँ चाहिए। जितने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं वहाँ पर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ प्लांट लग गए बड़े बड़े, यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। और जो व्यापारिक संस्थाएं हैं जहाँ बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन नहीं होता, वहाँ कम चाहिए। परिचालन स्तर, ऑपरेटिंग लेवल, अगर बहुत बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन करते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए उच्च परिचालन में। छोटा परिचालन है आपका तो कम चाहिए। व्यावसायिक चक्र, व्यवसाय के 4 साइकिल होते हैं, और अगर आपके बूम की स्टेज चल रही है बूम, तो आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, और मंदी चल रही है तो आपको कम चाहिए। 4 होते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। ये एक और फैक्टर्स हैं, थे तो ऊपर भी, ये थोड़ा सा और है अभी डिटेल में। पहला है मौसमी कारक, कुछ फैक्टर्स हैं, वो तो थे बिजनेस के साथ है कि बिजनेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मौसमी कारक, और भी फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कार्यशील पूंजी कितनी चाहिए।
मौसम के विभिन्न चरण मौसमी व्यवसाय में ज़्यादा उत्पादन होता है। जब सीजनल बिजनेस आते हैं, जैसे गर्मी आती है तो गर्मियों में कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर, ठंडा ही ज़्यादा बिकेगा। जब सर्दियाँ आएंगी तो उन्हीं कपड़े, स्वेटर्स, शाल, जैकेट ही ज़्यादा बिकेंगी। तो ये डिपेंड करता है, जब मौसमी बिजनेस हैं तो उस समय ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए मौसमी बिजनेस को, नहीं है नॉन मौसम के हैं, नॉन सीजनल हैं तो नहीं, कम चाहिए। उधार विक्रय की सुविधा, अगर उधार आप ज़्यादा सुविधाएँ दे रहे ग्राहकों को तो फिर आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। कैश बेच रहे तो इतनी नहीं चाहिए। मुद्रास्फीति व विस्फीति, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोलते हैं इसको। मुद्रास्फीति पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए और डिफ्लेशन चल रहा है तो कम चाहिए। परिचालन चक्र होता है ऑपरेटिंग साइकिल, कच्चा माल खरीदने से लेकर ग्राहकों के पैसा वसूल करने तक के बीच का जो समय होता है उसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है, देखो ये रहा एक चक्र है, कैसे है परिचालन चक्र, ये बीच वाला। पहले नंबर पे हमने क्या करा, कच्चा माल खरीदा। नंबर 2 पे कार्य प्रगति पर शुरू कर दिया, पक्के माल का स्टॉक रखा, उधार माल बेचा, डेटर और फिर या कैश बेचा, ठीक है, और फिर दोबारा जो है। तो ये पूरा साइकिल एक बिजनेस में चलता रहता है, इस साइकिल को हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लंबा है, बड़ा है, ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा है तो कम चाहिए। कच्चे माल की आवश्यकता, यदि कच्चा माल ऑर्डर देने के प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, मान लो कोई बॉम्बे से माल आ रहा है, आज ऑर्डर दिया 10 दिन बाद माल आएगा, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। जहाँ आप लोकल मार्केट में ही है, आपकी जो मार्केट में एक्सेस है वो बहुत आसानी से हो जाती है। मान लो छोटा है, आपने तुरंत में ऑर्डर दिया, 2 दिन में माल आ गया, तो ज़्यादा, तो आपका अगर कच्चे माल की उपलब्धता तुरंत हो जाती है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और लंबा समय लगता है तो ज़्यादा चाहिए। वृद्धि के अवसर, ज़्यादा वृद्धि के अवसर है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए। प्रतियोगिता का स्तर, ज़्यादा कंपटीशन है तो स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, कम है तो कम रखना पड़ेगा। ऐसे वर्किंग कैपिटल भी पहले में ज़्यादा और बाद में कम। प्रोडक्शन साइकिल, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल जो है ज़्यादा लंबा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है माल को बनाने में, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए, ये वाली बता रहे हैं। अब हम थर्ड वाला डिसीजन पढ़ रहे हैं, लाभांश डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, थर्ड वाला डिसीजन पढ़ रहे हैं। डिविडेंड डिसीजन 3 होते हैं, वित्तीय निर्णय में 3 पढ़े थे हमने, थर्ड वाला पढ़ रहे हैं। लाभांश निर्णय क्या होता है, ये लाभांश का वह भाग जो शेयर होल्डर्स में बट जाता है उसे लाभांश कहते हैं। डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस उनको रिवार्ड के तौर पे जो पैसा देता है उन्हें हम लाभांश कहते हैं। एक तरह से शेयर होल्डर की जो इनकम है उन्हें हम डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन कंपनी को देखना होता है कि पैसे का कितना हिस्सा, प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, इसका डिसीजन लेना ही लाभांश निर्णय कहलाता है। प्रत्येक कंपनी को यह निर्णय लेना होता है कि लाभ का कितना हिस्सा, आपको बता ही रहा हूँ कि डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा और कितना रिटेन अर्निंग के रूप में रखा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये एक डायग्राम दे रखा है छोटा, ध्यान से देखें, कितना डिविडेंड में बांटेंगे हम ये रहा, और कितना हम रिटेन अर्निंग के फॉर्म्स में रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है, इसे हम लाभांश निर्णय कहते हैं। और ये नीचे फैक्टर्स हैं, इन सब पे डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। जिन कंपनी की इनकम स्थायी अधिक है वो ज़्यादा लाभांश दे देंगी, जिनकी कम है वो कम देंगी। नंबर 2 लाभांश की स्थिरता, बहुत सारी कंपनियां डिसाइड करती हैं कि जो लाभांश है ना, जैसे एक साल कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी ने दे दिया, कुछ कंपनियां ऐसी अगले साल नहीं दे रही, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं पहले से ही डिविडेंड कम देंगी लेकिन लगातार देंगी। तो अगर आपको लगातार डिविडेंड देना चाहते हैं तो फिर आपको लाभांश उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। विकास की संभावना है, यदि निकट भविष्य में कंपनी के विकास की संभावना अच्छी है तो ज़्यादा लाभांश देगी, कम है तो कम देगी। कैश फ्लो पोजीशन, ये तो सब में ही आ रहा है, आप किसी भी फैक्टर्स में, तीनों के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। लाभांश के कारण रोकड़ का बहिर्गमन होता है, प्राप्त रोकड़ जो है अगर आपके पास है तभी आप डिविडेंड दे सकते हैं। अंशधारियों की प्राथमिकता, कुछ अंश शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो अपने निवेश से एक नियमित आय की आशा करते हैं, तो डिपेंड करता है आप कंपनी किस से बांट रही है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि मिल जाए ठीक है, नहीं मिल जाए तो डिपेंड करता है कि आप प्राथमिकता किन शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। ऐसे जो रेगुलर चाहते हैं तो फिर आपको लाभांश रेगुलर देना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं कि जब प्रॉफिट हो दे देना, नहीं तो बस उस हिसाब से देखना पड़ेगा। टैक्सेशन पॉलिसी, कंपनी द्वारा दिए जाने वाले लाभांश उसे कर भी देना पड़ता है। कर की नीति अधिक होने पर कंपनी लाभांश देती है, और जब कर की दर कम हो जाती है तो कंपनी अधिक लाभांश दे सकती है। स्टॉक मार्केट या कैपिटल बाजार प्रतिक्रिया, लाभांश बढ़ना शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी खबर है। ज़्यादा लाभांश होने से शेयर का जो प्राइस है मार्केट में, शेयर मार्केट में वो बढ़ जाता है, और अगर कम लाभांश देते हैं तो घटता भी है। कुछ लीगल अड़चने भी हैं, और कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत लाभांश की संपूर्ण मात्रा को लाभांश के रूप में बांटा नहीं जा सकता, और सारे के हर पैसे को लाभांश के रूप में नहीं बांट सकते, ये भी देखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, हमने कोशिश करी आपको समझाने की।
और हम जल्दी ही जो बची हुई 3 यूनिट हैं उन पे भी वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।